अरुण जी, आप देखा आपने। अरुण जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। ये कि कल का दृश्य था जिसमें भारी भरकम शब्द और तमाम बातें करना, विपक्ष पे आक्षेप लगाना, और आज भी आपने सारा कुछ देख लिया। क्या कहिएगा, जया बच्चन कहाँ कुछ आपको गलत नजर आती हैं जो उनका आसंदी से आया कि, और फिर इसके बाद निंदा प्रस्ताव लाए हैं, और इधर से हो गया है कि अब हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कैसे पूरे मसले को देखिएगा, क्या बोलिएगा अरुण जी? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। संजीव जी, अभी कल की और आज की घटना पर बात करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जी जी। ये तो देखिए कि जगदीप धनखड़ हैं कौन, कहां से आए हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है। ये जनता दल के टिकट पे पहली बार लोकसभा आए थे 89 में। फिर चंद्रशेखर की कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। बीजेपी में आने से पहले कहाँ कहाँ थे वो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद इन्होंने क्या किया। लोग राज्यसभा की बात करने से पहले पिछले कुछ साल का देख लीजिए। आप याद करिए, बंगाल में महिलाओं का अपमान करना इनके स्वभाव का हिस्सा है। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का व्यवहार गवर्नर रहते हुए इन्होंने किया है, वो पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर ये चीज नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे उन लोगों को जो भाजपाई हैं उन्हें छोड़ के इनको क्यों आगे लाते, क्योंकि इन्हें पुरस्कार दिया गया था ममता बनर्जी के साथ जिन्होंने जो व्यवहार किया था। अब उसके बाद मोर लॉयल देन द किंग, तो ये खुद को आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक और भाजपा के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता से ज्यादा स्वामी भक्त होकर अपना काम कर रहे हैं। और ये जो बाद में जया बच्चन जी ने कहा कि कैसे शब्द, मुझे बहुत शर्म आती है जब देश की संसद, दोनों सदन, लोकसभा स्पीकर कहते हैं बैठ जाओ, हे बैठ जाओ। ये भाषा नहीं है। हमने संसद देखी है, संसद में बतौर पत्रकार हम लोग बरसों तक गए हैं। जी विनम्रता से बात करने वाले स्पीकर, अरे आप इनसे छोड़ दीजिए। पहली स्पीकर सुमित्रा महाजन को देख लीजिए, कैसे चलता था। इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनको देखिए आप। क्या है दरअसल, इनको ये आदत पड़ी हुई है, जो आदत इन्होंने गवर्नर के तौर पर इनको प्रेशर मिला, ये जितना जो कुछ करते रहे उसको केंद्र सरकार ने संरक्षण देती रही, और उसके उसके उस व्यवहार की ऑडिट करने या उसकी समीक्षा करने के बजाय उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। अब सदन के भीतर जो भाषा, कल आपको दुख हुआ और आप चले गए, पर आप किस तरह से बात कर रहे हैं। सही कह रही हैं जया बच्चन कि आप हेडमास्टर नहीं है, सब कलीग है। मूल बात यह है कि आज बीजेपी में जो लोग हैं सदन के भीतर, उनका आप व्यवहार देखिए। वो खासतौर पर वो लोग जो बीजेपी में बाद में आए हैं, मंत्री बन गए हैं, अन्य पदों पर हैं, उनको आप देखिए। वो किसी भी कीमत पर जाने को, किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। क्या कभी आपने राज्यसभा के या लोकसभा के भीतर राजनाथ सिंह को अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुना? नहीं किया। लेकिन इसी वजह से मंत्री बने बिहार के गिरिराज सिंह जो हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो एक दो तरह के लोग हैं। एक सदन के भीतर हर कुछ करने को तैयार है, किसी भी कदम तक जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, जया बच्चन ने जो कहा बॉडी लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात होती है, हमने तुमने सबने जीवन का बड़ा हिस्सा जी लिया है, आंख से समझ में आता है कि अगला आदमी बात क्या कर रहा है। बिल्कुल। और जब इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान की बात महिलाओं को लेके है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं, ऐसा सुनते सुनते हम और आप बड़े हुए हैं। लेकिन पहली बार पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि नारियों का अपमान लगातार जिस तरह से किया जा रहा है। सोनिया गांधी के लिए क्या नहीं क्या बोला गया। और इस दल के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल गए थे, दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये शब्द किसके मुंह से निकले। और यही चीज हो रही है, महिलाओं का अपमान। आप देखिए कितनी दुख होता है उसका जिक्र करते हुए। मेरा बस चले तो मैं इस्लामिक सजा दूं उन लोगों को जो कल उस लड़की के साथ हुआ। बेचारी जरा सी उससे उसको बाहर कर दिया गया, उसको लेकर के इस देश में शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो उसको लेकर क्या टिप्पणियां कर रहे हैं। तो एक चरित्र बना है, और ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर नहीं गया है। ये शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की।
जो जिस चीज को नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है पिछले 10 साल में, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के बाद उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये सोचते हैं, देखिए हो क्या रहा है, मोदी जी की पार्टी में, मोदी जी की का संसदीय दल या उनकी पार्टी, उनकी टीम, कोई नहीं बोलता उनके सामने। तो जिन लोगों को पद मिल गए, लोकसभा अध्यक्ष आसंदी में बैठ जाते हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि वो एक खड़ूस प्रिंसिपल है, जो चाहे सो कर लेंगे। ठीक वही आदत इनको आई है, और ये जिस तरह से चीजें की हैं इन्होंने। अब आप, जया बच्चन 2004 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा में पहुंची थी। मैंने उन्हें देखा है सदन में बोलते हुए। वो सिर्फ अभिनेत्री नहीं है। मैं, एक समय था कि जब मजाक होता था कि जया, रेखा, हेमा सब सदन में थी, प्रदीप भाई भी देखे हैं। तो उस वक्त जब बात होती थी तो जया बच्चन का एक घटना हम लोगों ने देखी कि एक बसपा के सांसद आए नए नए राज्यसभा में, उन्होंने पहले दिन फटाफट तमाम तस्वीरें जया बच्चन की खींच ली। जया बच्चन ने उन्हें बुलाया, वहीं कहा कि इन्हें डिलीट करो। उस सदन में रेखा भी आई थी, तब भी इनका मजाक बनाने की कोशिश लोगों ने की थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं है। मुद्दे पर बात करती हैं, महिला मुद्दों पर बात करती हैं, गंभीरता से बात करती हैं, और कभी भी उनको कोई ये देख के नहीं कह सकता कि ये इस तरह सामान्य ढंग से आती जाती हैं। कोई नखरे नहीं है। हम कई बार बात की है उनसे, 2014 तक मैं कवर कर रहा था, तब तक मैंने देखा है। मूल बात यह है कि किसी महिला के अभिमान, सम्मान को चोट, देखिए पिछली बार हुआ था, तब हरिवंश जी सदन में सभापति की कुर्सी पर थे, जया बच्चन जी ने उसका विरोध किया। उन्होंने विनम्रता से कहा कि लिखा हुआ है, और वो सही बात है कि ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं, तो जया किसी से कम नहीं है। और वो एक पत्रकार की बेटी है। उनके पिता श्रीमान तरुण कुमार भादुड़ी बहुत बड़े पत्रकार थे, और उन्होंने बहुत काम किया है। तो आत्मसम्मान हर महिला में होना चाहिए, और वो जया में है। कभी भी किसी भी मुद्दे पर वो किसी को भी नहीं बख्शती थी। अगर रास्ता चलते, जो आप, मैंने कई बार देखा है हेमा मालिनी जी को, उनके साथ किस तरह से बात कर रहे थे। रेखा तो बहुत कम आई, लेकिन मीडिया और दूसरे लोग सदन, संसद परिसर में घेरते थे। प्रदीप भाई भी इसको इंडोर्स करेंगे, और अनिल जी ने देखा है। लेकिन जया बच्चन के साथ कभी नहीं, कभी कोई हल्की बात नहीं। अब अगर आप, सब कुछ तो इशारों से ही होता है, कई बार तो होता है कि आप अपने भाव से बात कह देते हैं, और फिर अंग्रेजी बोल के डराने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात तो है, आसंदी पर बैठ जाने का यह मतलब नहीं है कि आप किसी सदस्य को अपमानित करेंगे, और सही सवाल है। लेकिन अब बात वही आती है कि जया बच्चन को सिंगल आउट किया। आज विपक्ष उतना कमजोर नहीं जितना पहले होता था। नरेंद्र मोदी का नजरिया बदल रहा है, तरीका भी बदल रहा है। जब एक साथ 4 लड़के खड़े होते हैं, तो अपने आप भाजपाइयों की आवाज दबती है और उनका तरीका बदलता है। और एक और बात, महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू था, वो मैंने देख रहा था। उन्होंने कहा कि भाई 293 का बहुमत है, लेकिन उसमें से जो 53 है, वो तो वो थाली में हिस्सा खाने वाले हैं, तो वो 240, वो 240, 235 हम अब बराबरी पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए इन सबका नजरिया, ये सत्तारूढ़ दल का महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, उसको आप देखिए। महुआ मोइत्रा को किस तरह सदन से बाहर करवाया इन्होंने। तो ये जो सुप्रीमेसी की एक जो मानसिकता से ग्रस्त है, नरेंद्र मोदी से लेकर और जितने पद पे बैठे लोग हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत छोटी सी बात है। अरुण सर थोड़ा संक्षिप्त में आप करिएगा, मैं बाकी एक दूसरे राउंड में आऊंगा। जी जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि आप बताइए, राष्ट्रपति की कुर्सी पर आपने एक महिला को बिठाया, और उसके बाद उन्हें संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति संकुचित दृष्टिकोण से ग्रसित है, और जगदीप धनखड़ अपने आप को, चूंकि वो दूसरे दलों से आए हैं, मूल भाजपाई नहीं है, खुद को जो है ना ज्यादा भाजपाई साबित करने की वजह के चक्कर में वो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि उन्होंने गलती की है, सब कैमरा दिखा रहा है। संजीव जी, मैं इसको दूसरी तरफ ले चलता हूं। जिस व्यक्ति की अगुवाई में पिछले 10-11 साल से देश चल रहा है, अनिल जी ने भी जो बात कही, ये परंपरा लाया कौन? आप याद कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है आज तक, न देश में न विदेश में। हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, सदन में विपक्षी सांसदों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन खुद को विक्टिम गाली देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की।
राहुल गांधी पर अरबों रुपया खर्च किया उन्होंने, उनको डिफेम करने, उन्हें पप्पू बताने में, और किसी ने नहीं किया। और जो लेटेस्ट उसका उदाहरण है, जब अनुराग ठाकुर, जिनके पिताजी लिखते हैं धूमल और वो लिखते हैं ठाकुर, वो दूसरे की जात पूछ रहे हैं, उनके बयान को नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया और बढ़ाया, इससे साबित हो रहा है कि असली कर्ता धर्ता कौन है। ये सारे खेल याद करिए, किसी ने आज तक कोई एक बयान दिखा दीजिए जो कोई भी विपक्ष का नेता नरेंद्र मोदी की मां के बारे में कोई बात कर रहा हो या उनके पिता के बारे में कोई बात कर रहा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर बार मेरी मां को गाली दी गई, मेरे बाप को गाली दी गई। ये आदमी खुद जो काम कर रहा था और खट से आड़ लेता था कि मुझे गाली दी गई। तो यही परंपरा, ऊपर से अब मैसेज ये है, क्योंकि गाली तो देश की जनता ने दी है 240 पे लाके, अब वहां सदन में औकात नहीं बची कि आप उठा के फेंक दो, क्योंकि अगर 240 आपके हैं तो 235 उनके हैं, कोई कमजोर नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि जो आईएएस और ब्यूरोक्रेसी के मंत्री अफसर बने हैं, वो सदन में आपका बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूरी जिंदगी में गाली देने की आदत नहीं है, लिखते हैं वो फाइलों पे। अब सदन में जो आपके साथ खड़े हो सकते थे वो बीजेपी के लोग सब सदन से बाहर हैं, वो कैबिनेट में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक जो दांव चला है उसको ओम बिरला और जगदीप धनखड़ अब मूर्त रूप दे रहे हैं। क्यों? एक और चीज देखिए, डॉक्टर सुधांशु जी ने भी कहा, प्रदीप भाई ने कहा और अनिल भाई साहब ने कहा, असली चीज ये है कि बोल कौन रहा है इनके साथ। जब इन पर मार पड़ रही है, इन पे जूते पड़ रहे हैं, तो बोल कौन रहा है? बीजेपी में कोई नहीं बोल रहा है। अब खुद ही करना है तो किसका सहारा ले रहे हैं? ये सहारा ले रहे हैं उन संसदीय पदों का जिन पर अभी तक हम और आप चर्चा नहीं करते थे। संसद में सबने कवर किए, संसद हमने नजदीक से देखा है कितना सरल और कितने सम्माननीय शब्दों के साथ स्पीकर बात करते थे। उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से, ठीक है वेंकैया नायडू जब आए थे तो उनको हिंदी नहीं आती और सिवाय तुकबंदी करने के और उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने नई शुरुआत की। लेकिन ये श्रीमान, इन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि जैसे ये जो है मोदी के एक तरह से गार्ड बन के बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तो अमित शाह नहीं करते हैं। ये जो परंपरा शुरू हुई है, इसके लिए एक बात समझ लीजिए, मैं फिर कहता हूं, चेहरा है ओम बिरला और जगदीप धनखड़, एक मोहरा है। चेहरा और मोहरा जो दिख रहे हैं कि उनकी सदन में मान्यता है, इसका असली रिमोट जो है नरेंद्र मोदी के पास है। और जो सुधांशु जी ने कहा, मैं उसको इंडोर्स करता हूं कि अब ये इस तरह की चीज लाना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन वक्फ बोर्ड पर वाले बिल पर बात होगी उस दिन इनके साथ वो नहीं खड़े होंगे, ना नीतीश खड़े होंगे, ना नायडू खड़े होंगे, और भी दल नहीं आएंगे। उस दिन ये मुंह के बल गिरे उससे पहले ये इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं कि खुद को बेचारा बता के, अन्यथा उपराष्ट्रपति देश का इस तरह की बातें कहे तो कहां से प्रेरणा मिल रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जिन्होंने इन सबको नियुक्त किया है, जिनके आगे ये सब दंडवत हैं, पदों की गरिमा किसी ने नहीं रखी है। लोकसभा में हमने और आपने अध्यक्ष को झुकते हुए देखा है, राहुल ने ये बात भी उठाई थी, और यही ये कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये तैयारी उसी की है कि देश को डिस्टेबलाइज ये कर रहे हैं और नाम जो है विपक्ष के ऊपर डाल रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता इनका साथ देगी।